बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे, दादियों के साथ के कुछ अनुभव। मुझे तो ड्रामा अनुसार दादियों के साथ भी रहने का मौका मिला। एक तो ऑलराउंडर दादी, जानते हैं ऑलराउंड दादी? ऑलराउंड दादी गुलजार दादी की माता जी। तो गुलजार दादी के साथ भी रहने का मौका मिला। फिर दादी प्रकाश मणि के साथ भी रहने का मौका मिला। मैं तो शांतिवन में जब था किचन में, तो डेली 10 बजे रात को 8 बजे रात को कल क्या भोजन बनने वाला है वो पूछने के लिए दादी के पास जाने की मेरी ड्यूटी रहती थी। तो 10 साल तक मैं दादी के पास जाता रहा। साथ में जानकी दादी भी कभी बीच बीच में जा कर के मिलते रहते थे। रतनमणि दादी के साथ भी जाने का मौका मिलता रहता था। बाकी और भी दादियाँ, जो शांतामणि दादी हमारी, वो भी हमारे शांतिवन की इंचार्ज थी। शांतामणि दादी जी सबसे शुरू में जब शांतिवन बना तो दादी को ही भेजा गया ऊपर से पांडवन से, नीचे दादी अकेली दादी रहती थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे सारी दादियाँ आना शुरू गए। तो दादी हमारी मुख्य इंचार्ज थी शांतिवन की। कहीं भी जाना है, कुछ भी करना है, दादी के बिना परमिशन से नहीं जाते थे। तो दादी के पास जाता रहता था मैं भी। शांतामणि दादी, चंद्रमन दादी, जब दिल्ली में मैं रहता था, चंद्रमन दादी को कहीं भी इधर उधर पंजाब की तरफ जाना होता था तो पांडवन में आती रहती थी, मिलना होता था। मनोहर दादी, तो इस तरह से दादियों के साथ रहने का मौका मिला। तो कुछ दादियों के साथ के अनुभव आपको सुनाता हूँ। सबसे पहले हमने ऑलराउंड दादी से क्या सीखा, इकोनॉमी से कैसे चलना है, बचत कर, क्योंकि दादी हमारी ऑलराउंड दादी इकोनॉमी की अवतार थी। इकोनॉमी के अवतार थे। तो एक दो घटना सुनाता हूँ दादी के साथ के। एक बार जब मैं शुरू में गया था दिल्ली पांडवन में मधुबन से, तो दादी ने मुझे बुलाया है, लाल इधर आओ। लाल बोलती थी वो, सिंधी में लाल मतलब बाबा का अति प्यारा बच्चा, लाल बोलती थी। तो लाल इधर आऊं। तो मेरे को क्या क्या, एक बहन की किसी की चप्पल टूटी थी, तो मेरे को कहते हैं कि लाल ये ठीक करके लेके आओ, और 15 पैसे दिया। उसी जमाने में तो वो चलता था, 10 पैसे का सिक्का था, एक 5 पैसे का सिक्का था, वो चलता था उस समय। और मेरे को कहा क्या बोला, 5 पैसा एक जेब में रखना, 10 पैसा वाला कॉइन दूसरे जेब में रखना, नहीं तो मोची दोनों भी देखेगा, दोनों भी लेगा। पहले तो 10 पैसे पर राजी करो, नहीं होता तो 5 वाला भी दे देना। तो ऐसे मैं बोला ठीक है दादी जी, मैं लेके गया। तो और ऐसा वो बोला, ऐसा जाना, लाल बत्ती है वहाँ से टर्न करके जाना, वहाँ मोची बैठते हैं फुटपाथ पर, उनसे ठीक करके लाना। तो मैं गया, तो मुझी को कहा कि ये चप्पल ठीक करना है, तो कितना पैसा लगेगा? तो कहता है 25 पैसा लगेगा। तो 25 पैसा का भी एक कॉइन चलता था उस समय। तो मैंने कहा मैं 15 पैसे लाया है। बोला 15 पैसे का कील भी नहीं आएगा, जाओ बोल दिया। तो मैंने कहा आपको पता है यहाँ ये जो चप्पल है ना, हमारा एक आश्रम है यहाँ दिल्ली में, आश्रम शब्द को बहुत भावना है। हमने कहा आश्रम है, वहाँ जो बहनें रहती हैं उनकी चप्पल है। कहते अच्छा वो सफेद ड्रेस वाली देवी है? मैंने कहा हाँ। उसने चप्पल लेकर के 5 बार माथे लगाया, ऊपर नीचे किया, माथे लगा करके फिर सिलाई करके दिया। फिर मेरे को मैंने पैसे दिया। कहते नहीं आश्रम का है ना, आप लेके जाओ। तो मैंने लेके आया, दादी के पास पैसे भी दिया, वो चप्पल भी दिया। दादी कहते हाँ ये लाल को कुछ सेवा करने की अक्कल है। कहते वो मोची त्रेता युग में लास्ट में 6 महीने के लिए स्वर्ग में आएगा। दादी ने वरदान दी। देखो हम थोड़ा भी यज्ञ में अगर थोड़ा लगाते हैं तो उसका देखो, उसने 15 पैसे नहीं लिया तो भी दादी ने क्या वरदान दिया, 6 महीने के लिए स्वर्ग में आएगा। थोड़ा भी अगर हम यज्ञ में थोड़ा बचत करते, लगाते, सहयोगी बनते, तो भी हमें कुछ ना कुछ थोड़ा तो मिल जाता है।
तो दादी कभी ये कहती थी, सेवा करने का सिखाती थी। कई बार हम लोग गेहूँ पिसाने के लिए जाते थे चक्की में, तो गेहूँ पिसाने के लिए दादी कहती थी, पहले तो हम साइकिल पर लेके जाते थे, दादी कहते नहीं साइकिल पर लेके जाओ। तो एक बार मैं साइकिल पर ले वो बीच में डाल कर लेके जा रहा था, तो एक हाईवे था, वो मतलब थोड़ा पांडवन के सामने एक रोड है, बड़ा रोहतक रोड, वहाँ बहुत ट्रैफिक चलती है। तो सामने लाल बत्ती से क्रॉस करके थोड़ा जल्दी भी लाल बत्ती अचानक वो ये हो जाएगी तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। तो एक बार मैं जोर से लेके जा रहा था तो उसका वो सामने बांधा हुआ वो टूट गया, वो सुतली बांधी निकल गई और यहाँ से लेकर के वहाँ तक गेहूँ फैल गया, वो उठा भी नहीं सकते। तो मैंने गुलजार दादी को आकर के बताया, हमने कहा दादी जी, आलरून दादी पैसे नहीं देती देखो, तो देखो गेहूँ सारा जितना बचत की सब। फिर गुलजार दादी ने वो दादी को समझाया, नहीं दादी वो साइकिल रिक्शा ना उसके ऊपर लेकर जाओ तो अच्छा है, अगर साइकिल पर लेके जाएगा जैसे गिर जाएगा तो जो बचा है खत्म हो जाएगा। तो फिर मेरे वो दादी ने क्या किया, उसको भी पैसा खर्चा हो जाएगा। तो दादी कहते हैं ऐसा है, रिक्शा वाला है ना, बिहार के होते हैं, यूपी के होते हैं, तो उनको क्या का बहुत प्यार करना उनसे, उनको बोलना जब साइकिल पर बैठेंगे तो बोलना भाई साहब आप कहाँ से आए, भाई साहब आपका घर में कौन कौन है, भाई साहब भाई साहब भाई साहब बोलो। तो अब वो तो एक लेबर व्यक्ति, अब उसको भाई साहब बोलेंगे तो, क्योंकि प्यार से बोलने वाले कोई नहीं होते, तो जब वो उसको प्यार से बोलेंगे, उसको नाम पूछेंगे, फिर प्रसाद खिलाएंगे, उसको म्यूजियम दिखाएंगे, ठंडा पानी पिलाओ, तो वो पैसा लेगा ही नहीं। तो उसका भी क्या हो जाएगा, बाबा के आगे में जमा होने से उसका भी भाग्य बनेगा। दादी का भाव ये था कि केवल सेवा मतलब किसी को ज्ञान सुनाना नहीं, लेकिन उस आत्मा का भी पैसा यज्ञ में जमा होने से उसका भी क्या हो जाएगा, भाग्य बन जाएगा। इसीलिए क्या करो, कहते कमाते तो औरों से लेते हैं, लेकिन आश्रम के बाबा के घर में लगेगा उसका पैसा तो क्या हो जाएगा। तो ऐसे ऐसी दादी हमको क्या करती थी सिखा। तो जब भी हम कभी ऐसे दादी जैसे कहती थी बोलना शुरू करते थे तो सचमुच वो नहीं लेते थे पैसे, कहते भाई सब नहीं आश्रम का कोई बात नहीं, चलो हमको तो बहुत लोग ये करते, लेकिन हमको तो डांट पिटाई करके वो बोलते ये चल रहे इधर ऐसा, लेकिन आप लोग तो कितना मीठा बोलते हैं। तो ऐसी दादी क्या करती थी, सिखाती, कई सब्जी लाने के लिए जाते हैं तो कितने में 10 रुपये 10 निकाल रहे, नहीं उसको बोलो कि आश्रम के लिए लेके जा रहा, अगर आप कम करेंगे आपका भी भाग्य बनेगा, ऐसे प्यार से उसको समझा दें। इस तरह से एक बार क्या हुआ, मेरा कोलगेट ख़त्म हुआ था, तो मैं किसी को पूछा कि ये शुरू में की बात है, पांडव में जब गया था तो मैं किसी को पूछा कोलगेट कौन देता है फैंसी सामान, तो कहा कि दादी अपने आप खुद हाथ से देती है। तो मैं दादी के पास गया, मैंने लगा दादी मेरे को कोलगेट चाहिए, कहता लाल पुराना लेके आओ, पुराना लेके, मुझे लगा उसी कंपनी का देंगी, कौन सा यूज करता है, कहते पुराना लेके आओ। तो आते समय बोला चकला बेलन लेके आओ, तो मैं कुछ सोचे कुछ काम होगा, चकला बेलन लेके आया। तो दादी ने क्या किया, उसको चकले के ऊपर पेस्ट रखा और बेलन से घिसा, घिसने के बाद थोड़ा सा निकला, कहते लाल तुम इतना फेंकोगे तो सत्यु की एक जन्म की तुम्हारी प्रॉपर्टी कैंसिल हो जाएगी, प्रॉपर्टी बहुत कम मिलेगी सत्यु में एक जन्म में। तो देखो यज्ञ का थोड़ा भी हम फेंक देते हैं, वेस्ट करते हैं, तो दादी ने क्या बोला, एक जन्म की तुम्हारी प्रॉपर्टी कम हो जाएगी। और उस समय दादी ने एक बहुत गहरी बात सुनाई। दादी कहते हैं हमको यज्ञ में पैसा चाहिए तो हम बाबा के पास संकल्प लेते जाते, बाबा कमरे में जाकर कहते बाबा यज्ञ में थोड़ा पैसा चाहिए, तो बाबा किसी जिज्ञासा के पास जाता है और कहता है बच्चे तुम यज्ञ में पैसा जमा करो, मैं तुमको 1 का 1000 गुना दूंगा। तो उसको लगता है 1 का 1000 गुना तो कोई बैंक में नहीं देंगी, और ये तो भगवान वायदा कर रहे हैं, और भगवान तो झूठ वायदा नहीं करेगा। तो उसको क्या होते हैं, भावना जागृत होती है, क्या होते हैं, भावना जागृत होते हैं, और उसी भावना से क्या करता है वो यज्ञ में पैसा डालता है। उसको लगता है कोई बैंक भी 1 का 1000 गुना नहीं देंगी, कोई व्यक्ति में नहीं देगा, और भगवान वायदा करे, भगवान तो झूठ नहीं बोलेगा। तो उसी भावना से क्या करता है, यज्ञ में पैसा डालता है।
तो दादी ने कहा बाबा ला करके वो पैसा हमारे पास देता है और क्या बोलता है, मैंने उसको वायदा करके आया तुमको 1 का 1000 गुना दूंगा, तो इसी पैसे से तुम उसका 1 का 1000 गुना देना, प्लस इसी पैसे से तुम्हारा भी फायदा करना, इसका उसको ऐसा यूज करना। अगर उसको लेकर के हमने अपने पर्सनल के लिए, फ्लाइट में घूमने के लिए, एसी ट्रेन में जाने के लिए, अच्छे अच्छे कपड़े, गाड़ी, अच्छी गाड़ी लेकर के अपने लिए पर्सनल के लिए यूज किया, अभी तो लगेगा वाह भगवान भाई कितना बड़ा आदमी है, देखो फ्लाइट से जाता है, उसके बाद 2 गाड़ी है, ये काफी सही, बहुत अच्छे। यहाँ तो लोग महिमा करेंगे, लेकिन जिन्होंने पैसा जमा किया उसका दास दासी बन करके उस सत्य में चुक्त करना पड़ेगा। इतनी दान का महत्व है, माना दान का पैसा बहुत है। तो ये सब दादी की से हमने ऐसी ऐसी बातें सुनी है, और इसीलिए अभी भी हम इकोनॉमी से चलते हैं। मैं कई बार जब भी सेवा में जाता हूँ, हमेशा बैनर अपना बना करके लेके चलता हूँ। मैंने कभी भी आज तक इतना सालों से सेवा कर रहा हूँ, लेकिन कभी मैंने बहनों को ये नहीं कहा कि बहन जी मैं आ रहा हूँ तो बैनर बनाना। अगर बैनर बना देंगे, अपने शहर का नाम लिख देंगे, तारीख, प्रोग्राम की तारीख, और मेरे तो तनाव मुक्त वाला प्रोग्राम रहता है, फिर स्कूलों का रहता है, जेल का रहता है, 4-5 बैनर बना देंगे, और 8 दिन सेवा हो गई, कार्यक्रम पूरा हुआ, वो बैनर फिर अब डेट लिखा है, ये लिखा है, वक्ता का नाम लिखा है, तो यूज ही नहीं होगा। फिर क्या करते बहने, उसको दाल सुखाने के लिए काम आ जाता है छत पर दाल सुखाते हैं उसके ऊपर। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, खुद बना लेता हूँ, उसके पर डेट भी नहीं डालता हूँ, जिस दिन कार्यक्रम चल रहा है डेट बताने की क्या जरूरत है। और उसके साथ में आयोजक को नहीं, तो स्थानीय ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी से जिस जगह पर कार्यक्रम है वहीं तो उन्होंने आयोजक किया है। तो इस तरह से मेरा एक बैनर लगभग 1 साल तक चलता है। कितने हजारों प्रोग्राम हो जाते, अलग अलग जगह पर जाते, उसका एक एक रस्से का भी क्या मिला, फायदा मिला। एक एक रस्से का भी, एक बार बनाया पूरा 1 साल तक बैनर चलता है। तो ये हमने दादियों से सीखा, इकोनॉमी से चलना। माइक भी लेके चलता हूँ, और जब हमने लक्ष्य रखा था 60 साल होने तक स्लीपर में यात्रा करेंगे, मेरे 60 साल भी पूरा हो गया, तो भी अभी भी मैं क्या करता हूँ, स्लीपर में ही चलता हूँ। हाँ, कई बार नहीं मिलती, कई बार प्रॉब्लम आता है तो फिर लेना पड़ता है, फिर ले लेता हूँ, लेकिन कोशिश करके। तो ये हमने दादियों से सीखा, अलरौंद दादी से, इकोनॉमी से कैसे चलना है, और आगे चल करके ऐसा बेगरी पार्ट। और ये दादी ऐसे नहीं कि मतलब कंजूस नहीं थी, दिल भी बहुत रहता था, लेकिन इकोनॉमी से चलना, ये में कैसे कैसे पैसे ला करके डालते हैं, तो ये हमने दादियों से सीखा। हाँ, कई बार मैं दादियों के पास कभी कभी जाता था, तो दादी को हमने बहुत सारी बातें पूछते रहते थे, ये कई बातें ना जब जाकर के पूछते थे। हमने कहा दादी जी आपको ये ज्ञान कैसा मिला, बाबा कैसा मिला, गुलजार दादी, सारी बातें वो बहुत ये पुरानी सारी बातें सुन। दादी इतनी पावरफुल थी, 100 किलो की बोरी को आपने पीठ पर लेकर के ऊपर थपे ऐसा कर देते, ऊपर तक जाते, इतनी पावरफुल थे। लेकिन इतना ही यज्ञ के प्रति दादी का बहुत प्यार था। मैं देखता था दादी की तबीयत भी एकदम नरम थी, तो भी दादी क्या करते थे, मैं वो देखता था, उसकी ब्राह्मणी तो डांट लगाती थी, कहते दादी आपको क्या लेना है ना, आप क्यों देख रहे हो, तो पहरे वाला बैठा ना, वो तो सब दरवाजे बंद करेगा, ये करे। लेकिन तो भी दादी को जब तक वो धीरे से ब्राह्मणी सोने के बाद क्या करती थी, वो धीरे से उठ करके दीवार के सहारे जाती थी, और वो गेट को दरवाजा लगाया या नहीं लगाया उसको खींच करके देखती थी। फिर देखती थी गाड़ी एक तो दिखाई नहीं पड़ रही, तो मेरे को धीरे से बोलती भगवान भाई ये गाड़ी तो दिखाई नहीं पड़ रही। मैंने कहा दादी जी ब्रिजमन भाई जी अभी आने वाले हैं, आएंगे, कई बाहर सेवा में गए हैं। अच्छा बोले। फिर ताला ऐसे लास्ट तक भी दादी क्या करती थी, वो देखती रहती थी।
ना। ये देखो दादी के अंदर यज्ञ के प्रति कितना प्यार, कितना स्नेह। और टमाटर भी हम क्या करते थे, जब सब्जी में टमाटर भी ज़्यादा नहीं डालना है, टमाटर भी अब टमाटर कम डालने से टेस्ट नहीं आता, तो मैं क्या करता था, ऊपर से जाता था जेब में डाल कर लेके आता था। अब दादी ना आए तब तक क्या करता था, उसको एक नज़र मेरी दरवाज़ा जाली वाला था, तो जाली वाला दरवाजा बंद करके क्या करते थे, देखते थे। दादी आते ही उसको क्या करते थे, चूल्हे के नीचे सरका लेते थे। लेकिन फिर भी दादी बहुत ही मतलब कैसे यज्ञ से, इकोनॉमी से चलना है, लेकिन प्यार भी उतना दादी का बहुत। कभी कभी हम दादी के पास जाते थे, दादी देखती थी ऊपर से नीचे सब देखेगी, कहते लाल जुराब नहीं पहना। हमने कहा नहीं दादी ठंडी नहीं है। नहीं, ये शरीर बहुत काम का है, उसको यूज करना है, बहुत सेवा करनी है। फटाफट क्या करते थे, अपना जुराब पहना हुआ निकाल करके कहते इसको पहनो पहले। नहीं, हमने कहा दादी ठंडी नहीं, इसको पहनो। इतना प्यार था यज्ञ के निवासियों के प्रति दादी का। कभी कभी समझो सभी को टोली दे दी और ये कोई रह गया, तो क्या करती थी, वो टोली को लेकर के बैठेगी। कोई भी आता है तो लाल वो आया, अब उसको नींद भी आई तो वो टोली लेकर के हाथ में बैठेगी। उठते ही बोले उसको बुलाओ, जब तक उसको टोली नहीं देंगे उसको चैन। माना इतना स्नेह प्यार भी रहता था बहुत दादी का। इस तरह से अलरून दादी के साथ भी हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत कुछ सीखा, इकोनॉमी सीखा, और उसको अभी भी हमने रखा हुआ है इकोनॉमी से चलना। ये अभी भी हमने दादी से सीख करके ये प्रैक्टिकल में करते हैं। दूसरा, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी मैं दादी गुलजार दादी के बारे में भी, गुलजार दादी जब भी चक्कर, रात को दादी जल्दी उठती थी और उठ करके सभी तरफ चक्कर 2 बजे से योग करती थी दादी। और उसके बाद योग दूसरी बहनें जो सोई हैं उन सबको भी उठा लेती थी, 4 बजे उठा लेती थी। कहते जाओ नहीं तो तुम्हारा जिज्ञासा सो जाएगा, बोले सबको उठा करके नीचे भेज देती थी। तो दादी जैसे मैं हम किचन में सेवा करते थे, जैसे दादी जब कभी आती थी लगता था कि जैसे बाप दादा आकर के देख रहे हैं। तो एक बार दादी मेरे को कहते हैं, भगवान भाई तुम्हारी स्थिति ठीक है? हाँ दादी बहुत अच्छे। नहीं कुछ गड़बड़ी? मैंने कहा नहीं दादी बहुत अच्छा है। नहीं कुछ देखो आपकी स्थिति अवस्था कुछ ऊपर नहीं। हमने कहा दादी रोज अमृतवेला होता है, रोज मुरली सुनते हैं, रोज सब बढ़िया चल रहे हैं। नहीं कुछ गड़बड़ी। कहते 2 भाई आपस में आज कुछ अनबन हो गई, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, दोनों भाई का आपस में गुस्सा कर रहे थे। मैंने कहा हाँ सुना है दादी। कहते तुमने भोजन बनाया, तुम्हारा भोजन उन्होंने खाया, इसलिए वो गुस्सा करती। इसका तुम्हारी स्थिति ठीक है। तो देखो कितना सूक्ष्म पुरुषार्थ बता। दादी कभी भी जब विदेश जाती थी तो दादी सबको पूछती थी, अच्छा बताओ आप लोगों को क्या क्या लाना है। अब मैं तो कहता मेरे को पेन लेके आओ। बोले इतना सा पेन ही बस? कोई कहता था मुझे वॉकमैन लेके आओ, कोई कहता था मुझे कोट लेके आओ, कोई। लेकिन मैं क्या बोलता था, मुझे पेन चाहिए। मेरा पेन का बहुत शौक था। पेन तो हम नहीं सोचा ये, क्योंकि उस समय यहाँ पेन इतनी अच्छी नहीं मिलती थी। पायलट पेन करके होता था, वहाँ विदेश में बहुत अच्छी मिलती थी। हम फॉरेनर के पास देखते थे तो हमने वो मंगाते, क्योंकि मेरे को लिखने का बड़ा शौक रहता था, और वो ब्लैक कलर वाला पेन मंगवा लेते थे। तो एक बार तो दादी ने मेरे को क्या किया, मैंने बोला नहीं था तो भी बोले भगवान, नीलू बहन बता रहे थे कि भगवान भाई रात को पहरा देता है ना, उसको ठंडी लगती है ना, तो क्योंकि रात को वहाँ ठंडी बहुत रहती थी, रात को फॉरेनर की सेवा करते थे, तो मेरे लिए कोट लेके आए। कहते देखो मैंने तुमको याद किया, मैंने कोट ले, तुम हमेशा पेन ही मंगाते हो इसीलिए कोट। मैंने कहा नहीं दादी मैं तो ये पहनूंगा, इतना भारी कोट कौन पहनेगा। मैंने कहा किसी को नहीं बोले अपने पास संभाल कर रखना। तो क्या किया, मैंने फिर किसी को दे दी, रखा ही नहीं अपने पास, क्योंकि वो इतना सारा चीज़ें मेरे को ज़्यादा भर करके अपने पास स्टॉक करना अच्छा नहीं लगता, किसी को दे दी। इस तरह से दादियाँ बहुत स्नेह प्यार से हर सप्ताह भी दादी जी हम लोगों को मिलती थी, कैसे चल रहे कारोबार वगैरह बहुत अच्छा पूछती थी। तो इसी तरह गुलजार दादी के साथ भी बहुत अच्छा स्नेह प्यार की पालना। वहाँ दिल्ली में पांडव में, वहाँ शांतिवन में भी जब रहती थी तब भी हम लोग जाते थे। तो कभी कभी नीलू बहन बोलती थी दादी ये भाई को
भाई को तो कुछ नहीं आता था। देखो जब मैं आया था पांडव में मुझे हिंदी भाषा भी नहीं आती थी, कुछ सब्जी बनाना खाना बनाना कुछ भी नहीं आता था। लेकिन अभी तो डायमंड हॉल में क्लास करते थे तो कहते थे देखो अभी कितना अच्छा क्लास कराते हैं। कहते बाबा का बच्चा है ना, बाबा इसने पुरुषार्थ किया, मेहनत की और इसीलिए आगे बढ़ गया। तो दादियों ने क्या किया, बहुत मतलब कई चीज़ें सिखाई और उसी करके आगे बढ़े। ऐसे ही दादी प्रकाश मणि का भी हमने मना 10 साल तक दादी के पास रात को दादी के पास जो भोजन बनता था, जनरल भोजन पार्टी वालों को बनता था, दादी के पास टिफिन जाता था। और ये दादी जो रोज का खाना बनता है दादी खुद मेनू फाइनल करती थी, कल क्या क्या बनाना है। और दादी मेनू कैसी बनाती थी, जैसे पार्टी है, किस प्रकार के लोग आने वाले, पंजाब के है तो उनको क्या पसंद है, साउथ के है तो उनको क्या पसंद है, उसी प्रकार का मेनू दादी बनवाती थी ताकि उनको घर याद ना आए। नहीं तो कईयों को लगा अब खाना पीना ये होगा तो क्या याद आएगा, अपना घर याद आएगा, बाबा तो भूल जाएगा। तो इसीलिए दादी क्या करती थी, उस प्रमाण मेनू बनाती थी। तो दादी कभी कभी क्या करती थी, किचन में भी चक्कर, गाड़ी जो पुराना किचन था उसके अंदर दादी सीधी क्या करती थी, गाड़ी के साथ ही अंदर किचन में आती थी, चक्कर लगाती थी। तो एक बार हमने एक बोर्ड रखा था संख्या लिखने के लिए, कितनी नाश्ते में कितने लोग आए, ये कितने हैं। तो एक दिन तो ऐसे ही मैंने वो कोई संख्या तो थी नहीं, घर वाले थे, यहाँ कोई प्रोग्राम बाहर का था ही नहीं। तो मैंने बोर्ड में क्या क्या कुछ पॉइंट लिख दिया अच्छा राइटिंग में, तुमको मिलने के लिए कौन आने वाला है, जरा सोचो, स्वयं भगवान हाजिर, ऐसा कुछ 2-4। तो दादी ने जब पॉइंट देखा, इतनी दादी जी खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। तो तब से मैंने सोचा कि आज से रोज क्या करेंगे, पॉइंट लिखेंगे। तो लिखते 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 हमने वो एक बोर्ड में लिखते थे तो लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी, फिर दूसरा लिखना, 25 बोर्ड डेली लिखते थे। तो एक बार क्या हुआ, वो हमारे साथ जो एक भाई था उसको पसंद नहीं था कि बोर्ड वगैरह लिखना ये करना। तो उसने मेरी कंप्लेन कर दी, दादी ये हमारे किचन वाले भाई लोग बोर्ड लिखते ये करते एक और क्या ऐसा। तो सभी तो कंप्लेन किया। तो दादी आप देखने के लिए आई, मुझे लगता है ये थी रतन दादी थी, मुन्नी बहन, मोहिनी बहन, उसके बाद दादी प्रकाश दादी भी थी, सब आए देखने के लिए। तो दादी कहती ये उसका ये कहना था कि नहीं लिखो करके। तो दादी कहते वाह कितना अच्छा लिखा हुआ है, जो लिखने वाला है ना उसको बोलो बड़ा बड़ा लिखो। तो मोहिनी बहन बोलती दादी ये भाई बोलता है इसको बंद करवा दो, नहीं बहुत बड़ा बड़ा लिखो और अच्छा लिखो। तो 3-4 बार दादी क्या करते बड़ा बड़ा लिखो। फिर वो मोहिनी बहन बोलती, वो भाई को बोला दादी कह रहे लिखो और तुम क्यों बोल रहे बंद करो, इसको लिखने दो, तुम कभी उसको डिस्टर्ब नहीं करो। मना दादियों का यह था कि किसी की कला को कभी ये नहीं करते थे, उनको कला को बढ़ा, क्योंकि उस समय मुरली तो लोगों के पास रहती नहीं थी। तो दादी इस तरह से बहुत उमंग देती थी। एक बार की बात है, फलियाँ थी छोटी छोटी, गवार फलियाँ थी ऐसा कुछ थे, वो सूख रहा था। तो मैंने सोचा अभी दादी को तो पता नहीं था कि हमारे पास क्या क्या सब्जी है, तो मैं अगर नहीं बोलेंगे तो सूख जाएगी तो मेरे को डांट मिलेगी। तो मैंने क्या किया, दोपहर को, वैसे तो रोज 8:30 बजे जाता है, लेकिन मैं उसी दिन क्या किया, मैं 5:15 के आसपास दादी कॉटेज में चला गया, दादी से परमिशन लेने के लिए, गवार फली काटना है क्या नहीं करना। तो उस समय दादी कॉटेज इतना बड़ा नहीं था, छोटा सा था। तो उस समय दादी एक छोटी सी गली थी, उसके अंदर चाय, दादी हमेशा खाना खाती थी, सभी खाने के बाद 2:30 बजे दादी का फिक्स रहता था, 2:30-2 के बाद खाने का, सारे भाई बहनें खा के जाने के बाद दादी खाती थी। तो और फिर उठती थी 5-5:30 बजे, उठ करके चाय पीती थी, चाय पीने बैठती थी। तो मैं वहाँ गया तो दादी को बोलने लगा, दादी ऐसे फली सूख रहे तो काटना है। तो बोला हाँ सूख रहे तो काटो, उसको बना दो। इतने में मुन्नी बहन आ गई। तो मुन्नी बहन मेरे को डांटना शुरू किया, बोले तुम इधर से घुस जाते, उधर से दादी को चाय पीने नहीं देते, नहीं ये ऐसे जो बोलने लगी। तो दादी कहते अरे ये तो कारोबार के हिसाब से आया,
अच्छा ही न, अगर उस फली सूख जाती उसको डांट मिल जाती मेरे तरफ से, ये का नुकसान हो जाता। तो भी मुन्नी बहन बोलती गई बोल बोल करके चली गई। तो दादी ने मेरे को नज़दीक लेकर के मेरे गाल के ऊपर हाथ घुमाया, कहते भैया ये मुन्नी है ना, ये दादी को भी ऐसी डांटती। तो इसीलिए तुम फील करना नहीं, तुम कोई संकल्प नहीं चलाना, दादी की खातिर तुम संकल्प नहीं चलाना। तो मेरे को लगा कि दादी चीप अब ब्रह्मा कुमारी, मुन्नी बहन उसकी ब्राह्मणी, तो भी देखो दादी को बोलते थे दादी तो कुछ संकल्प नहीं चलाते। तो हम तो बड़े बड़े ऐसे नहीं बने, उन्होंने भी क्या क्या ही सहन किया। तब से मैंने सोचा कि नहीं, और कहते मुन्नी बहन कोई काम किया ना, इसलिए अभी देखो वही मुन्नी बहन अभी पूरा कारोबार संभाल रहे। तो इसलिए देखो दादियों ने भी सहन किया हुआ है, बिना सहन करके। तो एक दिन मैं क्या हुआ, थोड़ा रात को 8:30 बजे गया था। तो दादी का पहले नाश्ता का टिफिन नहीं जाता था, केवल दोपहर का भोजन, रात्रि भोजन का टिफिन दादी के पास जाता था। तो दादी क्या करते थे, अपना भोजन खाने से पहले वो भाई बहनों को क्या खिलाया जा रहा है वो टेस्ट करती थी। पहले वो ले करके थोड़ा थोड़ा ये कर लेती, टेस्ट कर लेती थी। फिर रात को 8:30 बजे गया था मैं। तो दादी ने टिफिन खोला तो कहते अच्छा भंडारे वाले को बुला। मैं पहले जा करके बैठ रहा था, तो भंडारे वाले को बुला, मैं गया। तो दादी कहते हैं ऐसा है पूरन पोली बनाना, महाराष्ट्र वाले लोग हैं। अब पूरन पोली तो हमने खाया है घरों में, लेकिन बनाए नहीं, इतने लोगों के कैसे बनते हैं वो तो हमने कभी सोचा नहीं कैसे बनेगी। तो मैंने कुछ नहीं बोला, चुप रहा। तो दादी समझ गई कि ये बनाने वाला नहीं है। तो दादी ने कहा दादी ने क्या किया, इतना पावरफुल दृष्टि दी हमको, इतनी पावरफुल दृष्टि दी। तो मुझे इतने अंदर से जैसे ताकत अनुभव हो गई। तो मैंने सोचा ये 15,000 का क्या, 1,00,000 लोगों की भी पूरन पोली बन जाएगी, इतनी अंदर से ताकत मिली। मैंने कहा दादी ठीक है, थैंक यू। दादी कहते हैं हाँ थैंक यू। हमने कहा दादी जी बन जाएंगे, हम बना देंगे। चला गया। तो इससे मैंने ये सीखा कि दादी केवल काम देती नहीं थी, लेकिन अपनी ताकत भी करती थी, अपना बल भी क्या करती थी, देती थी। और फिर हम गए और जा करके क्या किया, किचन वालों को फ़ोन करके बुलाया। मेरे दादी ऐसे, दादी ने मेरे को सब डांटने लगे, आप हाँ क्यों बोला। नहीं, हमने कहा दादी ने बोला इसलिए। फिर हम 3-4 सब लोग किचन वाले बैठे, अब सोचने लगे कैसे बनेगी, क्या बनेंगे। फिर एक ने कहा कि हम दाल को क्या करेंगे, उबाल देंगे, स्टीम मारेंगे। फिर उस दाल को का पानी वगैरह सारा निकाल करके पीसेंगे, जिसमें टमाटर पीसते हैं उसके अंदर पीसेंगे। 3-4 बार पीसेंगे तो एकदम महीन हो जाएंगे। फिर अच्छा गुड़ कैसा डालेंगे, फिर वो कढ़ाई के अंदर थोड़ा थोड़ा डाल करके गुड़ डालेंगे। गुड़ डालने से पानी छूट जाता है। फिर उसको पानी क्या करेंगे, सुखाते रहेंगे, वो हिलाते रहेंगे, चलते रहेंगे। अब करते 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 फिर नींद भी आ रही तो भी करते करते 4 बज गए पूरा, वो पूरन बनाते बनाते। हमने सोचा 3:30-4 बज गया। तो हमने सोचा अभी जा करके फिर नाश्ता बनाने के लिए आना तो मुश्किल है। तो हमने क्या किया, नाश्ता ही भी वही सब बनाना शुरू कर दिया। नाश्ता बना करके फिर बाद में जा करके सो गए, ताकि नहीं तो फिर वो अगर नाश्ता नहीं बनेगा तो सारा नाम खराब हो जाएगा, सब आएंगे। तो उसके बाद दादी ने क्लास में कहा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को क्या बनाए हैं। कई बार दादी पूछती थी बता आप लोगों को क्या बनाना है, पार्टी वालों को पूछती थी। तो दादी ने जब बोला ना पूरन पोली, इतने भाई बहनों ने तालियां बजाई, इतना खुश हो गया। मधुबन में भी हमको क्या मिल रहे, पूरन पोली मिल, क्योंकि उस समय एक ऐसा था केवल एक ही स्टेट के लोगों को बुलाया था। एक बार ऐसा किया था, 1 साल में ईस्टर्न है तो ईस्टर्न जोन ही, उसके अंदर बीच में कोई भी और नहीं है। तो उस समय महाराष्ट्र वाले आए थे, पूरन पोली बनाई थी। तो इतनी खुश। फिर दादी ने फिर जब 10-11 बजे ऐसे चक्कर लगाने के लिए किचन में आए थे, दादी ने सबको कहा कि शाबाश बहुत अच्छा, तुम लोगों ने इतनी दुआएं दे दी दादी ने। तो इस तरह से दादी ने जो मधुबन में जो भाइयों को रखा भी है, कैसे किचन समझो। तो कई बार बहनें क्या करती थी, अपने सेंटर पर कोई ना कोई होटल वाला काम करने वाला,
भोजन बनाने वाला, कई कई होशियार लोग होते हैं ना, उनको लेके आते। दादी को कहती, दादी ये हमारा भाई है ना, किचन में काम करता है, बहुत होटल में काम करता है। दादी कहती थी उसको पेरे पर भेज दो, किचन में नहीं भेजती थी, क्योंकि किचन में अगर भेजेगा तो वो अपनी सिस्टम से खाना बनाएगा, चटपटी बनाएगा या मिर्ची डालेगा, मधुबन की सारी सिस्टम बिगड़ जाएगी। इसीलिए मधुबन में जो चलता है उस प्रमाण, जिसको जिस डिपार्टमेंट का कुछ नहीं आता उनको वहाँ उस डिपार्टमेंट में भेजती थी। अब मैंने तो बिल्डिंग प्लानिंग का कोर्स किया था, मुझे लगा कि मुझे इंजीनियरिंग ऑफिस में काम मिलेगा, सेवा मिलेगी, मेरे को किचन में भेज दिया। क्योंकि मैं बिल्डिंग का प्लान बनाते ही मेरे को बार बार बोलता, देखो ये बिल्डिंग बने ना, मैंने प्लान बनाया, मैंने, बाबा तो भूल गया, मैंने बनाया। इसलिए जिसको जिस डिपार्टमेंट का कुछ, कई बार हमको लोग आकर के पूछते आप लोग क्या क्या मसाले डालते, इतना अच्छा टेस्टी होता है। हमने कहा हम तो कुछ नहीं, मसाला हमारा मसाला है बाबा बाबा, हमको कुछ नहीं आता तो बाबा बाबा करके स्वाहा करते, उसी से टेस्ट आ जाते हैं। तो इस तरह से दादियों ने हमको खाना कैसे बनाना है, कैसे और ये करना है। कभी कभी वहाँ टमाटर बहुत सस्ते आते एकदम, एक बार तो 5 पैसा 10 पैसा किलो करके टमाटर, वहाँ टमाटर मार्च महीने में, खास मार्च के समय बहुत टमाटर आते हैं वहाँ। तो कई बार तो लोग क्या करते हैं, वो निकालो, लेबरों का खर्चे भी नहीं निकलते, इसलिए क्या करते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं। तो जब टमाटर ज़्यादा आते थे, दादी ने मेरे एक बार किचन में आई, कहते भगवान भाई टमाटर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उसको कुछ यूज़ करो। तो हमने कहा दादी क्या करना है, तो दादी कहते हैं टमाटर लेके आओ, लेके आ करके क्या करो, उसको काटो, और काट करके क्या करो, उसको धूप में सुखाओ, छत पर सुखा करके, फिर जब सितंबर महीने में वहाँ टमाटर बहुत महंगा होता है, क्योंकि सितंबर में क्या होता है, बारिश अगस्त में होता है, अगस्त जून जुलाई में, तो फिर वो टमाटर उस समय मिलते ही नहीं है। तो उसी समय का जो सुखाए हुए टमाटर को क्या करो, गर्म पानी में डालो, और गर्म पानी में डालने के बाद फिर पीसो, तो यूज़ करने के लिए काम आएंगे। तो ऐसी छोटी छोटी बातें क्या करती थी, दादी जी सिखाती थी। और जब भी हमने वहाँ दादी के पास जाते थे, दादी क्या करती थी, भोजन कर रहे हैं, उनको दादी को जो भोजन परोसा है, वहाँ अगर वो देखती थी कि भाई ऊपर नीचे हो रहा है, कोई मतलब सब्जी अच्छी बनाए, तो दादी कहती थी इसमें ये डालू करके सिखा लेती थी। अगर एक बार दादी को जो खिलाते थे उसमें से एक गिट्टी लेकर के, कभी अच्छा बनता था, दादी बहुत किचन वालों को महिमा भी करती थी। फिर दादी जब भी हम लोग ये करते थे, गिट्टी लेकर के मुंह में खिलाते। रोज मुझे 10 साल तक दादी के पास दादी अपने मुंह में खिलाए हुए चांद से मिला, ये भी हमको चांद। तो इस तरह से दादी के प्रकाश मणि दादी से भी, और दादी देखती थी मौसम कैसा चल रहा है, समझो कोई बारिश का मौसम है तो अचानक क्या करेगी, फ़ोन करेगी किचन में, बोले मौसम इतना अच्छा है, पकौड़ा बना दो। तो दादी खुद ही भी पिकनिक में जाती थी, कभी सबके साथ जा कर के पिकनिक भी कराती थी। इस तरह से दादियों की भी बहुत बड़ी पालना हमने ली हुई। प्रकाश मणि दादी की भी एक बार चंद्रमन दादी की घटना सुनाता हूँ। हम जब दिल्ली पांडवन में थे तो एक बार चंद्रमणि दादी मुझे लगता है दिवाली के समय आई थी, दिवाली के आसपास में। तो सभी को टोली दिया, टोली दे करके क्या किया, रुमाल भी दिया, रुमाल दिया। तो हम पहले बहनों को दिया, उसके बाद नहीं, पहले तो भाइयों को दिया, भाई तो चले गए, तो मैं फिर बहनों की बारी आई थी, बहनों को दे रहे थे। इतने में याद आया कि किचन वाला तो भाई तो आया ही नहीं, तो मुझे बुलाया। तो मुझे दादी ने क्या किया, रुमाल दिया, और रुमाल छोटा सा था, बहनों का था। मैंने कहा दादी ये बहनों को रुमाल है। कहते तुम भाई हो क्या, तुम भाई हो। वो हंसने लगी, दादी जोर से हंसती थी, वो हंसने लगी। कहते गुलजार दादी बाजू में बैठी थी, कहते दादी यहाँ भाई कब से रहने लगे, पांडव में भाई कैसे रहते। तो लास्ट में मैंने कहा दादी जी मैं बहन जी हूँ। हाँ बोला फिर पास और ये सचमुच दादी ने जो मेरे को बहन, दादी ने कहा तुम बहन बन करके रहो, तुम सेफ रहोगे, अगर भाई बन करके रहोगे तो फेल हो जाओगे, बोल दिया। और तब से मैंने क्या किया, अपने आप को क्या समझा, मैं एक बहन जी हूँ, क्योंकि किचन में चारों तरफ से बहनें रहती थी। अब इधर से नीलू बहन, इधर से ब्राह्मण, इधर से मेरे रोटी पकाता था। अब इसीलिए मैं बहन जी बन करके रहा, इसीलिए एकदम सेफ रहा हुआ।
तो देखो बातों बातों में दादी ने क्या क्या वो छोटी सी शिक्षा दी, लेकिन वो भी काम आ गई। तो छोटी छोटी बातों में दादी ऐसी शिक्षा देती थी। तो वैसे तो लास्ट का टूर में हम दादी जी, शायद मैं दिल्ली आया उस समय मधुबन गया था, तो लास्ट के समय बड़ा प्रोग्राम था वहाँ शायद 98-97 में दिल्ली में। तो सभी दादी आई थी उस समय, प्रधानमंत्री भी इस प्रोग्राम में आए थे, राष्ट्रपति जी भी आए थे, तो दादी जी भी आए थे उस समय 98 या ऐसा कुछ या 2001, मुझे इतना याद नहीं। तो उस समय दादी का लास्ट का टूर था। तो क्या फॉरेनर के साथ बैग रखी थी चंद्रमन दादी की, तो उसकी ब्राह्मणी क्या की, फॉरेनर के बैग लेके गए, फॉरेनर के बैग लेके गए। तो वहाँ जो कुरुक्षेत्र में जो खोला तो खुले ही नहीं, तब पता चला बैग बदली के। तो फिर वो दादी के ब्राह्मणी ने फ़ोन किया गुलजार दादी को, दादी हमारे बैग चेंज हुआ है, तो फिर कौन जाएगा, तो फिर मेरे को भेजा कि तुम बैग लेके जाकर जाओ। तो बोला सीधा अम्बाला जाओ। तो अम्बाला गए तो फिर दादी बहुत खुश हो गई। दादी कहते तुमने चंडीगढ़ नहीं देखा ना? तो मैंने नहीं दादी, तो हमारे साथ चंडीगढ़ चलो। तो चंडीगढ़ में गए थे, चंडीगढ़ लेके गए। उसके बाद दादी शायद मधुबन आई, मधुबन से फिर बेंगलोर गई, उसके बाद बेंगलोर में शेरी छोड़ा था। लास्ट में भी दादी के साथ रहने का को मौका मिला था। तो मनोहर दादी भी बहुत, मनोहर दादी कहानियाँ सुनाती थी, यज्ञ की सारी कहानियाँ मनोहर दादी सुनाती थी। तो मनोहर दादी बहुत हमेशा टूर पर रहती थी, हमेशा क्लासेस करने के लिए जाती रहती थी। बाकी शांतामणि दादी की एक बात सुना करके मैं पूरा करता हूँ। शांतामणि दादी के पास हमको जाना ही पड़ता था। जैसे मैंने बताया कि क्लासेस करने का चांस हमको शांतामणि दादी ने दी। जब मैं बगीचे में बैठ करके क्या करता था, पहले तो मना करता था, लेकिन माता ही ज़्यादा ही बोलती थी, इसलिए छोटे छोटे ग्रुप में करना शुरू किया। तो वो माता ही जा करके दादी को सुनाती थी आज हमको, क्योंकि दादी वहीं सामने वरदान भवन था उसमें रहती थी। तो एक दिन दादी ने मेरे को बुलाया कि माता इतनी महिमा करते, तुम ऐसा क्लास दादी मीटिंग में क्यों नहीं करते? हमने कहा थैंक यू, नहीं आज ही। तो भाई, जो एक भाई था आनंद भाई, उसको फ़ोन किया कि बोले आज शाम को भगवान भाई का क्लास रखना। तो धीरे धीरे फिर वहाँ करते करते कॉन्फ्रेंस हॉल में, डायमंड हॉल में, आज देखो सभी तरफ क्लासेस करना शुरू कर दिया। तो दादी के पास जब भी जाते थे छुट्टी लेने के लिए, दादी कभी मना नहीं करती थी, कहते नहीं ये भी बहुत बड़ी सेवा है, किचन के साथ आप टाइम निकलते तो बहुत अच्छा है। तो कभी ना बोलते नहीं, क्योंकि हम बिना पूछ के नहीं जाते थे। दादी को पूछ के, दादी आज थोड़ा किचन में मैं थोड़ा सा फ्री है, जाओ क्या? दादी बोले हाँ जाओ, तो जाते थे। ऐसे एक लास्ट में जगदीश भाई की बात सुनाता हूँ पूरा कर। तो जगदीश भाई एक बार बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था दिल्ली में, तो उस समय मैं मधुबन में रहता था। तो मधुबन से आया था, तो जगदीश भाई ने क्या किया, पता चला कि वो उसमें सिक्योरिटी के कारण बूंदी बहुत बच गई, बहुत बूंदी बच गई। तो सोचेगा भाई, तो काफ़ी सारे सेंटर्स पर भी दे दी तो भी बच गए। तो जगदीश भाई ने को पता चला कि मधुबन से भगवान भाई आए हैं, तो मेरे को फ़ोन किया कि ऐसा है, सुना है तुम मधुबन से आए हैं, तो जाते समय 5 कट्टा बूंदी लेके जाना। मैंने कहा भाई साहब 5 कट्टा, छोटे छोटे कट्टे हैं ना वो, 5 कट्टा। मैंने कहा मैं अकेला हूँ और मेरा रिजर्वेशन तो स्लीपर में, मैं 5 कट्टे कैसे लेके जाऊँ? ऐसा है, पहले भी तुम ही लेके गया था और अभी भी तुमको लेके जाना है और तुम ही लेके जाएगा बोला। तो मैंने कहा भाई साहब मैं तो पहले कब लेके गया, क्यों ड्रामा भूल गए क्या? वो उनको जैसे दिखाई पड़ रहा है कि पहले भी, हाँ बोला भाईचारे के नाते से मैं आपको सहयोग दूंगा। उसने युक्ति सुनाई, पर ऐसा है हमारा रामचंद्र मन उसका जो ब्राह्मण था, और उस समय एक ट्रेन आजकल हरिद्वार से चलती है, हरिद्वार मेल करके, अहमदाबाद हरिद्वार, पहले वो दिल्ली से चलती थी। कहा कि वहीं से चलती हैं तो आप थोड़ा जल्दी आना, उधर से हमारा जल्दी आना, रामचंद्र इधर से आएगा और क्या करना है ला करके सब अंदर डाल देना।
डाल करके कुछ बूंदियाँ एक थैला अलग से रखना और थैले के अंदर बहुत सारी बूंदी डाल कर रखना, जो भी आएगा उसको पकड़ा देना, ये प्रसाद है बोला ऐसे। टीटी आया उसको भी पकड़ा देना, जो लोग आएंगे उनको भी पकड़ा देना। तो उसके बाद फिर जब टीटी पूछेगा ये लगेज किसका इतना सारा, उनको बोलना लगेज नहीं, ये महाप्रसाद एक बहुत बड़ा यज्ञ रचा है माउंट आबू में और यहाँ भक्तों ने हमको दिया है, अगर आप इसका पैसा लेंगे या ये करेंगे तो बोले आप ही बांटो, हमको क्या है। उसको बोलना लेके जाओ, उसमें क्या है। तो बोले नहीं महाप्रसाद लेके जाओ। तो टीटी कुछ नहीं बोला। फिर जो लोग आए उनका सामान रखने के लिए, तो बोले अरे इतना सारा लगेज किसका है। हमने कहा ये प्रसाद है। उनको पहले हमने पैकेट दिया था, वो खाया था उन्होंने। तो हमने कहा ये नहीं लगेज नहीं, ये महाप्रसाद, ये यज्ञ रचा है माउंट आबू में, उस यज्ञ के लिए जा रहे हैं। अगर आप उनको फेंकना है तो भले आप ही लेके जाओ, आप ही बांट देना, हमको क्या करना। तो किसी ने भी मैं हमको वो बोला फिर कुली को भी दे देना, कुली को बोलना ये प्रसाद, उसने भी पैसा नहीं लिया। अब जैसा उन्होंने बोला वैसे किया तो मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं आया। अब मैं तो ऐसे ही डर रहा था। तो ये देखो उनको जगदीश भाई को तीसरा नेत्र था, वो सब कुछ सामने जैसे दिखाई पड़ता था, ऐसा होता था। इसीलिए बाबा ने उसको संजय टाइटल दिया, संजय। तो लास्ट में हमने देखा जगदीश भाई इतने उपराम हो गए थे। एक मेला रखा था इधर दिल्ली में, कहीं बहुत बड़ा मेला था, तो वहाँ मेला रखा था। तो पहले देखते थे जगदीश भाई सामने स्टेज पर बैठते थे, भाषण करते थे, लास्ट में उपराम हो गए। तो मैंने देखा, जो बाहर आकर के देखा तो सबकी चप्पल उठा करके लाइन में लगा रहे। हमने कहा भाई साहब आप ये काम, बोला अब तो चलना है ऊपर, अब घर जाना है। बोलता है मैं घर जाना है तो ये क्यों कहा। नहीं बोला मैं अभी आप लोग करो, बोलते थे। अब ये लोग और कौन लोग करेंगे, उनको पता था कि मैं जाने हूँ। तो ऐसी सेवा मैंने सोचा, एक कौन सा भवन था उसमें पुस्तक मेला, उसमें किताबों का स्टॉल वगैरह लगता है, वहाँ वो बड़ा सा मेला लगा था उसमें वो। तो लास्ट में उन्होंने बिल्कुल सिंपल सबको आगे बढ़ाने का, तुम लोग करो ये करो। मेरे को तो एक बार बोलते कि तुम तो इतना अच्छा लिख सकते, तुम लिखते क्यों नहीं है, क्यों नहीं लिखते, आर्टिकल लिखा करो। मैंने बोला भाई साहब मैं तो हिंदी नहीं जानता। नहीं तुम लिख सकते हो। और मैं इतना उमंग दिया, 40 मैगजीन में लिखता हूँ, 3000 से ज़्यादा विषय टॉपिक के ऊपर लिखा। माना उमंग देते थे, तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर हो सकता है, ऐसे करके बोलते थे। तो इस तरह से उनके साथ भी रहने का मौका मिला। लेकिन वो टाइम के बिल्कुल एक्यूरेट। अगर तो उसका जो ब्राह्मण है ना, समझो उसको प्रोग्राम दिया, मैं हमको 8 बजे गुलजार दादी से मिलने के लिए जाना है, वो बराबर जो 8 बजे आएगा। अगर वो ब्राह्मण नहीं है, सीधा रिक्शा में बैठ कर आ जाएगा। वो भाई देखा भाई साहब तो निकल गए, वो फिर पीछे गाड़ी लेकर गए। उनको टाइम का, समझो किसी को मीटिंग में बुलाया है और मीटिंग में बुलाया बहनों को और 2-3 बहनें बैठे, वो आएगा मीटिंग चालू करेगा। 2 ही बहनें, वो नहीं देखेगा 2 या 4। टाइम का बहुत एक्यूरेट होता था उनको और बहुत सिंपल रहते थे बहुत ही। तो ऐसे बहुत ही यज्ञ में जो महान आत्मा, उनके साथ भी पालना लेने का मौका मिला। तो दादियों से भी हमने बहुत कुछ सीखा। तो इस तरह से कुछ दादियों के अनुभव। ठीक है, ओम शांति।